Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good. So guys, welcome to all of you in टैक्स की पाठशाला by सी अरुण सेतिया. एंड गाइज आज की क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिटर्न्स इन जीएसटी. ये टॉपिक will be important for CS executive as well as for CS professional students appearing in December 2020. एंड गाइज जो भी मैं पढ़ाऊंगा दैट विल बी फुल्ली अमेंडेड. सो यू हैव टू इंश्योर कि जो मैं लिखवाऊं आपको साथ साथ नोट करना है. एंड आपको ये पूरी क्लास एक साथ देखनी है बेटा, ठीक है. 30 मिनट लगेंगे आपको और आपका ये चैप्टर आपकी ग्रिप में आ जाएगा और आपको लगेगा कि यस, अब कोई सा भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए यू विल बी एबल टू आंसर. ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो गाइस एक काम करते हैं, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रखे हैं. सो मैं चाहूंगा कि पहले हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं फॉर द कंप्लीट चैप्टर, जो आपने पहले पढ़ा था. फिर उसमें कहाँ कहाँ पे चेंजेस आए हैं वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ. ठीक है जी, ठीक है सर. देखिए चैप्टर ऑफ रिटर्न्स जो है ना, ये आपको याद होगा कि सीजीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 37 से लेकर 47 तक हम लोग कवर करते थे. ठीक है जी. अब इसमें पहले मोटा मोटी तौर पे आपको याद कराता हूँ आपने क्या पढ़ा था. आपने पढ़ा था कि सेक्शन 37 के अंदर हम लोगों को क्या करना होता था, अपनी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड एक स्टेटमेंट भरनी होती थी जो कि जीएसटीआर 1 में जाती थी. हालांकि आपने ये भी पढ़ा था कि कुछ लोग इस स्टेटमेंट को भरने के लिए एग्जम्प्टेड होते हैं, राइट. और ये स्टेटमेंट आपको भरनी होती थी 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ में. ठीक है ना, ये मैं पहले बता रहा हूं जो आपने पहले पढ़ा था, फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस है. फिर आपने पढ़ा था कि सेक्शन 38 के अंदर हम लोगों को एक इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड भी स्टेटमेंट भरनी होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 2. और ये स्टेटमेंट आपको 15 तारीख ऑफ द सक्सीडिंग मंथ तक फाइल करनी होती थी. यस सर, याद है हमें. और फिर सेक्शन 39 में आपको याद होगा हम लोग रिटर्न्स भरते थे. हालांकि रिटर्न्स किस फॉर्म में भरी जाती थी, ये हर पर्सन के लिए अलग अलग फॉर्म नंबर्स होते थे. बट मोटा मोटी तौर पे अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में बोलूं तो एक नॉर्मल जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसके लिए जो फॉर्म नंबर होता था दैट वाज जीएसटीआर 3. ठीक है ना. और ये हम लोग भरते थे 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ में. ठीक है ना. और जब हम इस रिटर्न को भरते थे साथ साथ हम पेमेंट भी कर देते थे. कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, हमें याद आ रहा है. तो ये आप लोगों ने 3 सेक्शंस तो पहले तो यही भरे पढ़े थे आपने. फिर उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है सेक्शन 40. सेक्शन 40 तो सिर्फ ये कहता है कि हर पर्सन को जब भी वो फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड होता है उसको अपनी फर्स्ट रिटर्न फाइल करनी होती है. तो दिस टॉक्स अबाउट फर्स्ट रिटर्न. ठीक है जी. फिर 41 टॉक्स अबाउट प्रोविजनल क्रेडिट्स. ठीक है जी. 42 एंड 43 बात करता था अबाउट मैचिंग ऑफ क्रेडिट्स की. ठीक है ना, कि हम क्रेडिट्स को मैच करते हैं. फिर अगर आपको याद हो तो 44 में हम लोग बात करते थे अबाउट एनुअल रिटर्न्स. ठीक है. 45 में आप बात करते थे अबाउट फाइनल रिटर्न्स. ठीक है. 46 में हम बात करते थे कि अगर आपने रिटर्न नहीं भरी तो आपको मिलेगा एक नोटिस. एंड 47 में हम लोग बात करते थे अबाउट लेट फीस. ठीक है ना. तो मैंने सिर्फ चैप्टर के अंदर जो जो सेक्शंस की हेडिंग थी वो आपको एक बारी याद कराने की कोशिश करी है. हालांकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें से बहुत सारे सेक्शंस जो हैं वो यूजलेस सेक्शंस हो चुके हैं. ठीक है ना. एक बार दोबारा याद कर लेते हैं. सेक्शन 37 में हम लोग भरते थे आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट. इनवर्ड सप्लाई 38 हमें बोलता था. 39 में हम रिटर्न्स भरते थे. 40 के अंदर हम फर्स्ट रिटर्न भरते हैं. 41 में प्रोविजनल क्रेडिट. 42 43 मैचिंग प्रिंसिपल. और फिर उसके बाद 44 के अंदर एनुअल रिटर्न. 45 में फाइनल रिटर्न. 46 के अंदर जो लोग रिटर्न्स नहीं फाइल करते हैं उनको नोटिस भेजा जाता था. 47 के अंदर लेट फीस. क्लियर है? हाँ सर, याद आ गया. लेकिन अब अगर आपको जो इतने सारे सेक्शंस आपको दिखाए जा रहे हैं, अब इसमें से ना बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो रिडंडेंट हो चुके हैं इन द रियल लाइफ. ठीक है ना, जिसे आज की डेट में हम उन सेक्शंस को रेफर ही नहीं करते हैं. सो क्योंकि उनको रेफर किया ही नहीं जा रहा तो हम लोग अपने स्टडी मटेरियल से उन सेक्शंस को बिल्कुल बिना किसी टेंशन के रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि उस पर कोई क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं. ठीक है ना. अब वो कौन कौन से सेक्शंस हैं जो आपके पेपर में बिल्कुल नहीं आएंगे. एक तो है सेक्शन 38. उसका कारण बहुत सिंपल सा है कि अभी प्रैक्टिकली हम लोग इनवर्ट सप्लाई रिटर्न
जो स्टेटमेंट है दैट इज GSTR2 फाइल ही नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये सेक्शन हमारे लिए पूरी तरह से रिडंडेंट है। ठीक है जी, ठीक है सर। पहले लॉ में कहा था कि हमें अगर ITC जो हमें मिलता था, अगर हमारी GSTR 2A में नहीं भी शो हो रहा था तो भी हम प्रोविजनली ले लेते थे। लेकिन अब आपको याद होगा हमने ITC के चैप्टर में रूल 36 पढ़ा था जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अब से प्रोविजनल क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ 10% ही मिलेगा, वो भी उस अमाउंट का जितना आपके पास 2A में डिपिक्ट कर रहा होगा। आई एम वेरी श्योर आपको याद आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसीलिए जो सेक्शन 41 बोलता था कि प्रोविजनली आप क्रेडिट ले लीजिए इवन दो वो GSTR 2A में नहीं शो हो रहा, वो अब रिडंडेंट हो चुका है। तो इसीलिए 41 का जो सेक्शन है अभी प्रैक्टिकली यूज नहीं हो रहा है, बिकॉज अब हम प्रोविजनली सारा नहीं लेते हैं, सिर्फ 10% तक ही ले सकते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है सर। अच्छा, और इसमें मैचिंग ऑफ द क्रेडिट भी अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि हमारा रूल 42, 43, 41 एंड 38, इन 3 सेक्शंस, इनफैक्ट 4 सेक्शंस को आप हटा सकते हो और रेस्ट ऑफ द सेक्शंस को अब हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, एक एक पॉइंट जो जो मैं आपको लिखवाता जाऊंगा मेरे साथ साथ नोट करिएगा। आई एम वेरी श्योर आपको अभी ऑन द स्पॉट ये चैप्टर पूरा लर्न हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सेक्शन 37। आप सबको याद है मैंने अभी अभी आपको बताया कि 37 के अंदर हमसे ये कहा जाता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को फर्निश करना होगा एक स्टेटमेंट इन द फॉर्म GSTR1। और वो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड होगी बेटा? आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड। मतलब आपने मंथ में जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज करी होंगी आपको उस सारी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स आपको देनी होगी GSTR1 के अंदर। क्लियर है? लेकिन अब लॉ ने GSTR1 भरने के लिए कुछ लोगों को यहां पर छोड़ दिया है। तो अब हमें पढ़ना है कि GSTR1 किसे नहीं भरनी होती है। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 37 कहता है फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन। अब इसको आप अच्छे से मार्क कर लीजिए कि इन्हें GSTR1 नहीं भरनी है। अब वो कौन कौन से हैं? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम, 51 यानी कि टैक्स डिडक्टर, 52 यानी कि टैक्स कलेक्टर्स। मैं रिपीट करूंगा, GSTR1 आपको भरनी है लेकिन कुछ लोगों को छोड़ दिया गया फॉर फाइलिंग GSTR1। और वो कौन कौन से लोग थे एक बार जरा सारे पढ़ेंगे। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, NRTPs, person paying tax under section 10 composition supplier, 51 that is tax deductor, 52 यानी कि टैक्स कलेक्टर्स। ठीक है, इनके अलावा सभी व्यक्तियों को भरनी होगी GSTR1 अगर वो रजिस्टर्ड है GST में। ठीक है सर। अब सवाल यहां पर यह था कि जब हम GSTR1 भरते हैं तो रूल 59 हमें बताता है कि हमें उसमें कौन कौन सी डिटेल्स को फर्निश करना होता है। ठीक है जी, तो डिटेल्स टू बी फर्निश्ड इन GSTR1। तो लॉ ने क्या कहा कि आपको इनवॉइस की डिटेल्स, रिवाइज्ड इनवॉइस की डिटेल्स, डिटेल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, आपको ये सारी डिटेल को फर्निश करना होगा। अब एक बच्चे ने बोला कि सर ये जो आप बोल रहे हो कि हमें इनवॉइस की डिटेल्स भरनी है, तो क्या सभी इनवॉइस जो हमने काटे होंगे उसकी डिटेल भरनी है एक एक करके? यानी कि अगर मैंने 100 इनवॉइस काटे हैं तो क्या मुझे 100 इनवॉइस की डिटेल सेपरेटली भरनी है? आंसर इज नो। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। देखो यहां पर लॉ ने क्या कहा, ध्यान से देखेंगे। लॉ ने कहा कि अगर तो आप सप्लाई कर रहे थे किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है ना, इफ यू आर सप्लाइंग टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो इंटर स्टेट सप्लाई हो चाहे वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, तो उस केस में आपको इनवॉइस वाइज डिटेल फर्निश करनी होगी। मतलब आपको हर वो इनवॉइस जो आपने काटा होगा टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, आपको हर इनवॉइस की डिटेल सेपरेटली फर्निश करनी होगी। इसके अलावा
अगर आपने बी टू सी समझते हैं ना, सेल मेड टू, सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर आपने करी है, और अगर वो वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ऊपर का इनवॉइस है, अगर इनवॉइस 2.5 लाख से ऊपर का है, और अगर वो इंटर स्टेट है, ध्यान रखना मेरे शब्दों का, अगर वो 2.5 लाख से ऊपर का है और अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई है, तो इवन दो इट इज बी टू सी, वो भी इनवॉइस वाइज ही अपलोड किया जाएगा। तो मैं रिपीट करूंगा, बी टू बी तो सारे, उसमें कोई अमाउंट नहीं देखना, अगर 20 रुपए का भी अगर आपने इनवॉइस काटा होगा तो वो भी अपलोड किया जाएगा, नंबर वन। बी टू सी में अगर वो इनवॉइस, पहली बात तो इंटर स्टेट सप्लाई से रिलेटेड है, और अगर उसकी वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है, तो आपको वो इनवॉइस वाइज पूरा का पूरा अपलोड करना होगा। इसके अलावा अब आपके जितने भी इनवॉइसेस हैं, उन्हें आपको वन बाय वन ना करके कंसोलिडेटेड अपलोड करना है, ठीक है ना। अब इसके अलावा कौन से बचे सर? इसके अलावा बचे हमारे बी टू सी के सारे, इंटर हो या इंट्रा हो, और जितने भी बी टू सी के इंटर स्टेट वाले अप टू 2.5 लाख है, क्योंकि 2.5 लाख से तो ऊपर जितने भी हैं वो इनवॉइस वाइज जाएंगे, लेकिन अप टू 2.5 लाख वाले जो होंगे वो भी कंसोलिडेटेड जाएंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ गया। मैं फटाफट से आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैंने क्या कहा, एज पर सेक्शन 37 एवरी पर्सन अदर देन आईएसडी एनआरटीपी सेक्शन 10 सेक्शन 51 सेक्शन 52, इनको छोड़कर क्या बाकी सभी को जीएसटीआर 1 भरनी होगी? बिल्कुल भरनी होगी। और इसमें आपको कौन कौन सी डिटेल फर्निश करनी है? इनवॉइस से रिलेटेड रिवाइज्ड इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारी डिटेल्स जो है आपको इसमें फर्निश करनी होती है। क्या पहला पॉइंट क्लियर? हाँ सर क्लियर हो गया। दूसरा, मैंने कहा इनवॉइस वाइज में कंसोलिडेटेड जाएगी या इनवॉइस वाइज सेपरेटली जाएगी? तो इट्स वेरी सिंपल, अगर तो ये बी टू बी है तो इंटर हो या इंट्रा, 10 रुपए का हो या 1000 रुपए का या 2 लाख का, सारे इनवॉइसेस इनवॉइस वाइज अपलोड होते हैं। लेकिन अगर ये बी टू सी है, अगर ये क्या है बी टू सी, तो ध्यान रखो, अगर ये 2.5 लाख से ऊपर है प्लस इंटर स्टेट है, तो ये सेपरेटली अपलोड होगा। अदरवाइज अदरवाइज जितने भी बी टू सी सब इनवॉइसेस होते हैं, क्या वो कंसोलिडेटेड अपलोड किए जाते हैं, ना कि वन बाय वन। क्या सबको क्लियर है? ठीक है सर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि सर हमें जीएसटीआर 1 भरनी कब होती है। तो आइए देखते हैं जरा। देखिए, जीएसटीआर 1 को भरने की जो ड्यू डेट है वो किस तरह से है, बड़े आराम से देखना है आपने, ठीक है। इन्होंने कहा अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक है इन द प्रिसीडिंग ईयर या फिर इन द करंट ईयर, अगर तो आपका 1.5 करोड़ से ज्यादा है एग्रीगेट टर्नओवर, तो फिर तो फॉर्म जीएसटीआर 1 आपको मंथली ही भरना होगा, ठीक है ना। और वो भी 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, यानी कि जनवरी से रिलेटेड जो भी आपने सप्लाईज करी होंगी, क्या 10th फरवरी तक आपको ये भरना होगा। हालांकि एक नोटिफिकेशन आया 28/2020 जिसने ये कहा कि फॉर पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, ये डेट 11th ऑफ द फॉलोइंग मंथ की गई है, ठीक है ना। तो वैसे तो 10th लिखना है हमें, लेकिन सिर्फ इस नोटिफिकेशन की वजह से इस पीरियड के अंदर जितनी भी, यानी कि इस पीरियड के लिए जो जीएसटीआर 1 जाएंगी, उन सब की डेट 11th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ होगी, ध्यान रखना, रादर देन 10th। क्लियर है? ठीक है सर। लेकिन अब जितने भी स्मॉल सप्लायर्स हैं, यहाँ पे स्मॉल का मतलब क्या है, जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़ रुपया इन द प्रिसीडिंग ईयर या फिर इन द करंट ईयर, तो उनके लिए अब लॉ ने क्या कहा कि इनको जीएसटीआर 1 क्वार्टरली भरना है बेटा। और क्वार्टरली कब तक भरना है, लिख लीजिएगा, एंड ऑफ द फॉलोइंग मंथ। ठीक है जी, एंड ऑफ द फॉलोइंग मंथ। मैं रिपीट करूंगा, एंड ऑफ द फॉलोइंग मंथ। और ये भी नोटिफिकेशन नंबर 27/2020 में कहा गया कि अप्रैल से लेकर जून तक का जो भी होगा वो 31 जुलाई को जाएगा, और जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो होगा वो 31 अक्टूबर को जाएगा। मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना। पहला, पेपर में अगर आ जाता है व्हाट इज द ड्यू डेट, तो आपने क्या बोलना है बेटा? वैसे तो नॉर्मल ड्यू डेट कितनी है? 10th। नॉर्मल ड्यू डेट क्या थी? 10th। नहीं समझ आया? नॉर्मल ड्यू डेट दोबारा से बोलो, क्या थी बेटा? 10th। चलिए, तो जो लोग क्वार्टरली भरते हैं उनके लिए आपने डेट क्या लिखनी है बच्चे?
लास्ट डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, ठीक है ना। तो आपने ना ये नोटिफिकेशन नंबर वहां पे रेफरेंस डाल देनी है, ठीक है। तो दो नोटिफिकेशन है जिन्होंने हमें डेट्स बताई हैं, जो कि पहले तो 10th हम बोलते थे, बट अब हम 11th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ एंड लास्ट डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात करनी है, ठीक है बेटा, ठीक है सर। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जरा, दैट इज रेक्टिफिकेशन एंड अमेंडमेंट्स इन जीएसटीआर 1। आप मुझे बताइए, क्या जीएसटीआर 1 जब हमने भरी तो उसके अंदर हमने डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई दी, और अगर मैं कहूं कि उस आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स के अंदर कुछ एरर या ओमिशन हो जाता है, तो क्या हम जीएसटीआर 1 को बाद में क्या रेक्टिफाई कर सकते हैं? यानी आंसर इज यस, आप रेक्टिफाई कर सकते हो उस अपनी एरर को, लेकिन वो एरर आपको कब तक रेक्टिफाई करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली, जीएसटीआर 1 के अंदर ना कुछ टेबल्स बनाए गए हैं, 9, 10, 11 ऐसे लिखा ना, टेबल 9, 10, 11। ये जो टेबल्स है ना, इसके अंदर हम लोग ना अपने अमेंडमेंट्स करते हैं, जो भी हमने एरर करे होंगे अपनी पुरानी किसी भी रिटर्न के अंदर या पुरानी किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये आपको रेक्टिफाई कब तक करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दिस रेक्टिफिकेशन शैल बी अर्लियर ऑफ, अर्लियर ऑफ, अब ये अर्लियर ऑफ क्या, ध्यान से पढ़ना, डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39। यानी कि जीएसटीआर 1 को आपने अमेंड करना है, लेकिन आपने जीएसटीआर 1 को अमेंड या रेक्टिफाई कब तक कर सकते हो आप? अर्लियर पी अर्लियर ऑफ दीज टू, अर्लियर ऑफ दीज टू में पहला क्या है, डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच डिटेल परटेन्स। मतलब मान लीजिए कि जनवरी 2019 यानी कि 18-19 की कोई डिटेल्स थी, ठीक है ना, और आपको जनवरी 2019 की जो भी आपने फर्निशिंग करी थी फेब के अंदर, उसको आपने करना है रेक्टिफाई, ठीक है ना। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि इस ईयर का जो सक्सीडिंग ईयर होगा, यानी कि 1920, उसमें जो सितंबर के महीने की जो भी हमारी रिटर्न जाएगी, तो सितंबर की 39 में हमारी रिटर्न कब जाती है? 20 अक्टूबर को, ठीक है ना। तो याद रखो, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, अगर आप इतना इंग्लिश नहीं मारना चाहते तो आप सीधा बोलो 20 अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ऐसे बोल सकते हो, 20th अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, और द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। वैसे तो एनुअल रिटर्न नेक्स्ट ईयर की 31 दिसंबर तक जाती है लास्ट, लेकिन अगर आपने एनुअल रिटर्न उससे पहले भर दी थी, तो याद रखना विच एवर इज अर्लियर हम चेक करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली आप वहां तक इसको कर सकते थे रेक्टिफाई। उसके बाद जीएसटीआर 1 को आप रेक्टिफाई या अमेंड नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें ना एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से पढ़ना, क्या कि इन केस अगर हम लोगों ने रिटर्न बिलेटेड फाइल कर दी, मान लो आपने जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल तो करी, बट आपने उस डेट पे फाइल नहीं करी जो हमने आपको बताई थी, आपने उसके बाद फाइल करी है, तो डेफिनेटली फिर सेक्शन 47 बीच में आएगा। तो अब 47 ने क्या कहा कि इन केस अगर कोई भी पर्सन 37 में जो स्टेटमेंट फाइल करनी थी अगर वो डिले करता है, तो उसको पे करनी होगी एक लेट फी। देखिए, अगर आप 47 पढ़ेंगे ना, तो उसमें तो लिखा हुआ है 100 रुपीज पर डे, ठीक है ना। ये सीजीएसटी की है, तो एसजीएसटी की 100 रुपए अलग है और सीजीएसटी की 100 रुपए अलग है, और इसकी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5,000 सीजीएसटी एंड 5,000 एसजीएसटी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको याद हो तो इसमें हमने एक अमेंडमेंट पढ़ा था कि जो लेट फी थी दैट वाज 10 रुपीज पर डे अगर नील स्टेटमेंट जा रही है, ठीक है, और अदर देन नील 25 रुपए पर डे, ठीक है ना। ये आपको याद होगा, इसके अंदर पार्शियल वेवर था, तो ये आपको ध्यान रखना है, 10 रुपए पर डे या 25 रुपए पर डे, एज द केस में भी, अगर नील स्टेटमेंट है तो 10 रुपए, अदरवाइज 25 रुपीज पर डे। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ सीजीएसटी का मैं बता रहा हूँ, यानी कि 10 रुपए सीजीएसटी, 10 रुपए एसजीएसटी, 25 रुपए सीजीएसटी, 25 रुपए एसजीएसटी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5,000 सीजीएसटी, 5,000 एसजीएसटी, ठीक है ना। तो इस तरह से लर्न करना है हमें, ठीक है सर। तो सेक्शन 37 हमारा यहां तक हो गया फिनिश, ठीक है। अब आप में से किसी को याद है कि जो हम जीएसटीआर 1 भरते थे, उसके बेसिस पर
जो हमारा रिसिपिएंट होता था उसको एक स्टेटमेंट ऑटो पॉपुलेट करती थी। कुछ याद आ रहा है? GSTR 1 तो मैंने भर दी, सप्लायर ने GSTR 1 भरी, तो जो रिसिपिएंट था क्या उसके पास एक ऑटो पॉपुलेट करती थी स्टेटमेंट। तो वो स्टेटमेंट कौन कौन सी ऑटो पॉपुलेट करती थी याद करेंगे। देखो, GSTR 2A फॉर्म ऑटो पॉपुलेट करेगा अगर वो नॉर्मल सप्लायर है, ठीक है ना, यानी कि नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल रिसिपिएंट पर्सन था। GSTR 6A फॉर्म उसको शो किया जाएगा अगर वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने आपसे माल खरीदा था या जिसने आपसे सप्लाई ली थी। और अगर वो कॉम्पोजिशन सप्लायर था तो उसको शो करेगा GSTR 4A में, ठीक है ना। तो 2A, 6A, 4A, बताओ 2A किसको? अगर जिसको आपने माल दिया था वो एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन था, अगर वो ISD था तो 6A, अगर वो कंपोजिट सप्लायर था तो 4A। क्या ये उसको शो किया जाएगा ड्यू टू माई GSTR 1? ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फाइलिंग। देखिए, हमने पहले पढ़ा बिलेटेड, बिलेटेड में तो आपके ऊपर लेट फी लग गई। अब एक आदमी फाइल ही ना करे तो क्या होगा? तो ध्यान रखना, आपको सेक्शन 125 के अंदर एक पेनल्टी लगाई जा सकती है अप टू 25,000 CGST एंड अप टू 25,000 SGST, नंबर 1। और दूसरा कॉन्सिक्वेंस, अगर आपने मेरी अमेंडमेंट क्लास पढ़ी थी तो रूल 138E, आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करने दिया जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा अमेंडमेंट के अंदर रूल 138E मैंने कहा था नया न्यूली इंसर्ट हुआ है, जिसमें साफ कहा गया, हालांकि ये रूल पहले भी था, इसमें कुछ चेंजेस आए थे, जिसमें ये कहा गया था कि अगर आपने GSTR 1 नहीं भरी फॉर 2 सक्सेसिव पीरियड्स तो हम उस केस में क्या करेंगे, आपका पार्ट A फर्निश ही नहीं करने देंगे, आपको भरने ही नहीं देंगे इन योर ई वे बिल। तो इससे ई वे बिल जनरेट ही नहीं होगा, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है जी, ठीक है सर। सर आप समझ रहे हैं ना, मैं आपको सारा का सारा जो है ना एक ही जगह पे दिखा रहा हूं ताकि आपको जगह जगह पे जाना ना पड़े, ठीक है ना। अभी 5 मिनट में रिवाइज भी कराऊंगा। फॉर रिसिपिएंट, अगर मान लीजिए रिसिपिएंट की अगर हम बात करें, ठीक है ना, अगर मैंने कुछ सप्लाई भी लिया हुआ है और अगर मैंने GSTR 1 नहीं भरा तो क्या होगा? तो उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आप GSTR 1 नहीं भरोगे तो आपका ITC जो होगा ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्या मतलब है, मैं आपको याद करा देता हूं। देखो, अगर मैंने GSTR नहीं भरा, मैंने GSTR नहीं भरा 1, तो डेफिनेटली मेरा जो रिसिपिएंट है उस पर 36 सब रूल 4 लगेगा और उसको क्या ITC मिलेगा या उसका ITC रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा टू 10%। बिल्कुल। तो इसका मतलब मेरे जितने भी रिसिपिएंट हैं उनको ITC मिलता कब है? जब मैं GSTR 1 भरता हूं। तो मेरा GSTR 1 ना भरना क्या मेरे रिसिपिएंट के ITC को रिस्ट्रिक्ट करता है? ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए मैं फटाफट से आपको 2 सेकंड के अंदर रिवाइज करा रहा हूं, फटाफट से बताना है आपने मुझे। पहला पॉइंट, GSTR 1 किसको नहीं भरना होता? GSTR 1 किसको नहीं भरना होता? ISD को नहीं भरना होता, NRTPs को नहीं भरना होता, सेक्शन 10 वालों को नहीं भरना, 51 वालों को नहीं भरना, 52 वालों को नहीं भरना। ठीक है, ये होता क्या है बेटा? ये आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड स्टेटमेंट होती है। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लोगों ने क्या पढ़ा कि सर अगर हम GSTR 1 की ड्यू डेट की बात करेंगे तो जिन लोगों की एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से अधिक है तो उनको मंथली भरनी होती है। बहुत सही है। क्या इनके लिए अपडेट, फिलहाल आप नोटिफिकेशन को रेफर करते हुए 11th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ लिख सकते हो। ठीक है जी। और जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ रुपए है, क्या उनके लिए आप क्वार्टरली लिखकर क्या लास्ट डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ लिख सकते हो? बिल्कुल सही है सर। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि GSTR 1 के अंदर आपको इनवॉइस डिटेल, रिवाइज्ड इनवॉइस डिटेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब करना होता है। बिल्कुल। और अगर आप इसको डिले करते हैं, बिलेटेड करते हैं, तो आपको 10 रुपए, नील के केस में 25 रुपीज, अदर केसेस में सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5,000 CGST, 5,000 SGST, और ये भी 10-10 और 25-25 होगा। और अगर आप भरते ही नहीं है, नॉन फाइलिंग करते हैं, यानी कि बिलेटेड नहीं, आपने भरी ही नहीं, तो क्या होगा सर? बड़ा कुछ होगा,
आपके साथ तो ये होगा कि आपको पेनल्टी लग सकती है अप टू 25,000 सीजीएसटी, 25,000 एसजीएसटी सेक्शन 125 के अंदर। दूसरा, नॉन फाइलिंग पे 138E रूल के अंदर साफ लिखा हुआ है कि आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करने दिया जाएगा। और तीसरा कॉन्सिक्वेंस, आपके रिसिपिएंट का जो क्रेडिट है क्या वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा ड्यू टू 36(4) अप टू 10% ओनली। कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, हमें याद आ गया। तो ये लीजिए, सेक्शन 37 मैंने सारी चीजों के साथ कनेक्ट करके आपके सामने रख दिया है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं जरा। सेक्शन 38, मैंने पहले ही बोला सेक्शन 38 आपको पढ़ना नहीं है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। GSTR 2 बिकॉज नॉट बीइंग फाइल्ड प्रेजेंटली, सो आई कैन सिंपली इग्नोर दिस। ठीक है जी, ठीक है सर। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 39 नाउ। सेक्शन 39 रेड विद ऑल दीज रूल्स। ठीक है ना, इन सभी रूल्स के साथ हम सेक्शन 39 को पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते थे अपनी रिटर्न। ये रिटर्न भरने जा रहे हैं हम। ठीक है, आइए देखते हैं जरा। रजिस्टर्ड पर्सन्स जितने भी हैं, जितने भी नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं, आप लोगों ने ये पढ़ा था कि इनको GSTR 3 भरना होता है 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ में। लेकिन बेटा अब इसमें चेंजेस क्या है वो सुनेंगे। इनको GSTR 3 भी भरना होता है। पहली बात तो 3 नहीं है बेटा, क्या भरना होता है? 3 भी, वो भी मंथली भरना होता है। और ये इनको या तो 20th को, 22nd को और 24th। अब 3 डेट्स हैं, हालांकि आप 3 डेट्स मत लर्न करना। रीजन बीइंग, ये 22nd और 24th वाली जो डेट है ना, वो सिलेक्टेड स्टेट्स के लिए आई थी और पर्टिकुलर टर्नओवर पे थी। हालांकि मैं बता दूंगा, लेकिन आप इसको 20th ही लर्न कर लो। MCQ में अगर एग्जीक्यूटिव के बच्चे को ये पूछा जाएगा तो उसने 20th ही लिखना है बेटा। फॉर्म नंबर 3 नहीं लिखना, अब हमें क्या लिखना है? 3B। ठीक है सर। फिर उसके बाद CTP, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी GSTR 3 भी भरना होता है। सेम एज अबव, मतलब मंथली भरना होता है, 20th को ही भरना होता है। क्लियर है? मैं बार बार बोल रहा हूँ 20th, 22nd, 24th, हालांकि 3 डेट्स हो चुकी हैं, बट 22nd और 24th को आप इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज स्टेट्स को लर्न करना हमारे लिए फिजिबल नहीं था। ठीक है सर। OIDAR को भरना होता है GSTR 5A के अंदर, मंथली भरना होता है, 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ को ही भरना होता है। कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, सर ये ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन का जरूर आएगा, पहले बता रहा हूं मैं आपको। देखिए अब इनके लिए क्या किया इन्होंने, रिटर्न जो है ना GSTR 4, हम लोग पहले पढ़ते थे कि इनको क्वार्टरली भरनी है, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इनको रिटर्न अब ईयरली भरनी है। GSTR 4 में इनको रिटर्न कब भरनी है? ईयरली भरनी है। ध्यान रखना, कॉम्पोजिशन सप्लायर का पेपर में क्वेश्चन जरूर आना है आपके। तो कॉम्पोजिशन सप्लायर के लिए अगर कोई पूछेगा तो आपने क्या बताना है कि इनको GSTR 4 तो भरनी है, पहले भी 4 थी, आज भी 4 है, लेकिन पहले क्वार्टरली बोलते थे, अब कब भरना है हमने? ईयरली बोलना है। और वो भी कब तक? 30th अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि 18-19 का ईयर जब खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर 30 अप्रैल को इनको GSTR 4 भरनी होती है। सर लेकिन इनको पेमेंट क्वार्टरली करनी है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनको पेमेंट क्वार्टरली करनी है, रिटर्न इनको एनुअल भरनी है। ठीक है ना? और जो पेमेंट करनी होती है इनको क्वार्टरली, 18 तारीख ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर भरनी होती है, GST CMP 08 फॉर्म के साथ। ठीक है ना? ध्यान रखना है, अगर आप कॉम्पोजिशन सप्लायर हो तो रिटर्न आपकी एनुअल जाएगी, बस आपको क्वार्टरली टैक्स पे करना होता है, वो भी 18 तारीख ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द एंड ऑफ द क्वार्टर, GST CMP 08 फॉर्म के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है। TDS, टैक्स डिडक्टर्स जितने भी हैं उनको GSTR 7 भरनी होती है, मंथली बेसिस पे 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को GSTR 6, मंथली 13th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। NRTP GSTR 5, और ये भी मंथली है, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। ये इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए मैं बस आपके साथ फटाफट से डिस्कस कर रहा हूं। 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ या 7th ऑफ डे, ऑफ 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द वैलिडिटी पीरियड। याद करेंगे क्या? NRTP जो होते थे, आपको याद होगा हम लोगों ने सेक्शन 27 रजिस्ट्रेशन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ाया था कि CTP और NRTP जो होते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए होता है। ठीक है ना? अब जैसे ही वो स्पेसिफाइड टाइम खत्म हो जाएगा उनका, डेफिनेटली जैसे ही वो वैलिडिटी पीरियड खत्म हुआ, लॉ क्या कहता है, या तो 7 दिन आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द वैलिडिटी पीरियड,
या फिर 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ विच एवर इज अर्लियर। ये एनआरटीपीस को भरना होता है जीएसटीआर 5 में। सर मैं रिपीट करना चाहूंगा, एक बार जरा मेरे साथ आराम आराम से पढ़ेंगे। आम आदमी को जीएसटीआर 3 भी भरना होता है। 20, 22, 24 तीन डेट्स है, मंथली भरना होता है, बट आपने 20 ही लर्न करना है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी जीएसटीआर 3 में ही भरता है। 20, 22, 24 सेम ही है, मंथली बेसिस पे भरता है। ठीक है जी। उनको टैक्स भी मंथली देना है, उनको अपनी रिटर्न भी मंथली भरनी है, ये ध्यान रखना। लेकिन जब हम बात करेंगे कॉम्पोजिट सप्लायर की, तो उनको रिटर्न तो भरनी है एनुअल 30th अप्रैल ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बट उनको अपना टैक्स जो पे करना है वो क्वार्टरली पे करना है जीएसटी सीएमपी 08 के अंदर, और वो 18 तारीख ऑफ द सक्सीडिंग मंथ में पे करना होता है। क्या जीएसटीआर 4 तक क्लियर हो गया हमें? ठीक है ना। फिर मैंने कहा एनआरटीपी को जीएसटीआर 5 भरना होता है। वो उनको जीएसटीआर 5 में जो रिटर्न भरेंगे या तो 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ या फिर 7 days आफ्टर द जो भी एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी पीरियड होगा, विच एवर इज अर्लियर, आपको ये भरना होगा। तो ये एनआरटीपी का हो गया 5 तक। आईएसडी जो होता है वो 6 जीएसटीआर 6 में मंथली 13th को। ठीक है, 13th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। और टीडीएस वाला जो है टैक्स डिडक्टर, क्या वो जीएसटीआर 7 में फाइल करेगा, मंथली फाइल करेगा 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। क्लियर है? 3B, 4, 5 एनआरटीपी, 6 आईएसडी, टीडीएस वाला 7 लॉक कर दूं? ठीक है सर, ठीक है सर। सिर्फ हमें किसके लिए ध्यान रखना है सर? कंपोजिट सप्लायर के लिए हमें ध्यान रखना है कि उसका टैक्स क्वार्टरली है, रिटर्न एनुअल है। बहुत बढ़िया। चलो, अब ना ये पॉइंट मैंने यहां लिखा तो है, हालांकि वो पॉइंट यहां का है नहीं। ठीक है ना, मैं बताता हूं क्या। आपको याद होगा जितने भी ईसीओस, दोज हु वर लाइबल टू कलेक्ट टैक्स, टीसीएस कलेक्ट करते थे, जो ईसीओस जो क्या कलेक्ट करते थे, टीसीएस, उनको एक मंथली स्टेटमेंट भरनी होती थी। ठीक है, ध्यान रखना, उनको क्या भरना होता था? मंथली स्टेटमेंट। और वो मंथली स्टेटमेंट जीएसटीआर 8 में जाती थी 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। ध्यान रखना, ये मैंने रेड कलर में इसलिए लिखा क्योंकि ये पॉइंट सेक्शन 39 में नहीं लिखा हुआ, ये पॉइंट सेक्शन 52 में लिखा हुआ है। हालांकि मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको फॉर्म नंबर एक साथ याद हो जाए। ठीक है ना। और इनकी एनुअल स्टेटमेंट जाती थी 9B के अंदर 31 दिसंबर को ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मैं रिपीट करूंगा, रेड कलर में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ईसीओस जो अपनी स्टेटमेंट फाइल करते हैं, अपनी जो एनुअल मंथली स्टेटमेंट या जो एनुअल स्टेटमेंट फाइल करते हैं, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन टू फाइल दी स्टेटमेंट इज अंडर सेक्शन 52, ना कि 39। बट क्योंकि फॉर्म नंबर हम लर्न कर रहे थे तो मैंने यहां पे लिख दिया। अब इसका एक कॉन्सिक्वेंस आएगा, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, ठीक है सर। अब सेक्शन 39 में ना एक पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान रखना। उन्होंने कहा कि आपको निल रिटर्न भी भरनी पड़ेगी, इवन दो आपने मंथ में कोई भी सप्लाई ना करी हो, तो भी आपको निल रिटर्न भरनी पड़ेगी। लेकिन ये निल रिटर्न कुछ लोगों के लिए एग्जम्प्टेड होती है। तो निल रिटर्न इज ऑल्सो मैंडेटरी बाय द फॉलोइंग क्लास। ठीक है, पढ़ लेंगे कौन कौन। एक तो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन, सीटीपीस, ओआईडीआर, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। या इन शॉर्ट, किसके लिए निल रिटर्न जरूरी नहीं है वो लिख लीजिए, आईएसडी, एनआरटीपी 51, 52। समझ आ रहा है? ये वही लोग थे जिनको 51 सॉरी 37 में जीएसटीआर 1 से भी एग्जाम्पशन मिली थी। तो उनको कहा गया कि अगर आपने ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड में किसी तरह का कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करा या टैक्स कलेक्ट नहीं करा, तो इनके लिए निल रिटर्न भरना मैंडेटरी नहीं होता। ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा, अब फिर से एरर ओमिशन का पॉइंट आएगा। मुझे बताओ, क्या जीएसटीआर 1 में अगर कोई मिस्टेक, एरर या ओमिशन होता था तो क्या हम उसको रेक्टिफाई करते थे? बिल्कुल। तो क्या 39 की रिटर्न में भी क्या कोई एरर या ओमिशन आ सकता है? बिल्कुल। क्या उसको भी हम रेक्टिफाई करेंगे? बिल्कुल। कब तक करेंगे सर? बिल्कुल वही डेट तक करेंगे जब तक हम जीएसटीआर 1 को क्या कर सकते थे? अमेंड या रेक्टिफाई। तो यही सेम पॉइंट लिखा हुआ है, पढ़ेंगे ध्यान से। कहते हैं अगर रजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर फर्निशिंग अ रिटर्न डिस्कवर एनी एरर या ओमिशन अदर देन एज अ रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन, एनफोर्समेंट, मतलब वो एरर ओमिशन इन वजहों से नहीं होना चाहिए। आपने खुद चेक करा और आपको एरर दिखा,
ठीक है ना, स्क्रूटनी की वजह से एरर या ऑडिट की वजह से अगर एरर आ गया तो रेक्टिफिकेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। तो आपने जब खुद चेक करा और आपको एरर मिल गया तो आप उस एरर को क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई। तो वो रेक्टिफिकेशन आपको कब तक करनी है, आप ध्यान रखेंगे, no rectification shall be allowed after due date of furnishing return of 39 for the month of September following the end of financial year, actual date of furnishing of annual return whichever is earlier। सर मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा क्योंकि ये वही है, यानी कि 20 अक्टूबर या फिर 31 दिसंबर। 31 दिसंबर हम बोलते हैं, बट एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न जो भी होगी विच एवर इज अर्लियर तक ही आप इसको रेक्टिफाई कर सकते थे, उसके बाद आप इसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है सर। अच्छा ये मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं इसको इम्पोर्टेंट नहीं मान रहा आपके लिए, ठीक है ना। सो नोटिफिकेशन 44/2019 फॉर 27/2020 जिसमें बताया गया था कि कुछ लोगों को 20, 22 और 24 इस तरह से बाइफरकेट किया गया था। सो आई डोंट वांट यू पीपल टू लर्न दिस, ठीक है। तो इसलिए मैं पढ़ भी नहीं रहा, बिकॉज इसमें स्टेट्स के भी नाम लिखे हुए थे, तो आई डोंट वांट यू, एंड आई नो कि ये पेपर में इस तरह से नहीं पूछा जाता कि छत्तीसगढ़ में बताओ अगर टर्नओवर इतनी है तो उसकी ड्यू डेट क्या थी, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है जी। ठीक है सर। नाउ मूविंग टू एनुअल रिटर्न कॉन्सेप्ट सेक्शन 44, ठीक है जी। फिर हम फाइनल रिटर्न पढ़ेंगे सेक्शन 45 एंड देन चैप्टर इज ओवर। सो जस्ट 5 मिनट्स मोर एंड देन दिस चैप्टर विल बी फिनिश। चलिए, अब एनुअल रिटर्न का आपको याद होगा कि ये जो एनुअल रिटर्न भरनी होती है ये भी सबको नहीं भरनी होती बेटा, ठीक है ना। तो अब किस किस को एनुअल रिटर्न नहीं भरनी है पहले वो समझ लेते हैं, जिसको भरनी है उसको किस फॉर्म में भरनी है और कब तक भरनी है ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो जरा, कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट आईएसडी, टीसीएस, टैक्स डिडक्टर, सीटीपी, एनआरटीपीस, इनको छोड़कर, ठीक है ना। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं भरनी, सीटीपी को नहीं भरनी, एनआरटीपी को नहीं भरनी, और क्या कहते हैं आईएसडी, सॉरी हो गया ये तो, टीडीएस टैक्स डिडक्टर को नहीं भरनी और टैक्स कलेक्टर को भी नहीं भरनी, ठीक है सर। शेल फर्निश एनुअल रिटर्न फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली ऑन और बिफोर 31 दिसंबर फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर इन द फॉर्म जीएसटीआर 9 में। लेकिन अगर आपको याद हो तो जितने भी कॉम्पोजिशन सप्लायर थे उनका जो फॉर्म नंबर होता था दैट वाज जीएसटीआर 9C, सॉरी 9A, ठीक है ना। तो नॉर्मल पर्सन को भरनी है 9 में, कॉम्पोजिशन वालों को भरनी है 9A में, ठीक है। अच्छा आपको याद है कि हमने एक सेक्शन पढ़ा था 35 जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है 2 करोड़ से एक्सीड कर रही है तो आपका अकाउंट सब्जेक्ट टू ऑडिट होता था, ठीक है ना। तो अब लॉ ने यहाँ पे क्या लिखा कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो कि लाइबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 35 है उसको अटैच करना होगा कॉपी ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन द फॉर्म जीएसटीआर 9C में, ठीक है ना। इनको जीएसटीआर 9C के अंदर अपनी ऑडिटेड अकाउंट एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी साथ में अटैच करनी होती है, ठीक है जी। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपका अकाउंट नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट है तो उस केस में हमें भरनी होती थी जीएसटीआर 9 खाली, उसमें 9C का कोई मतलब नहीं है। और अगर आपके अकाउंट सब्जेक्ट टू ऑडिट है तो आपको ऑडिटेड अकाउंट्स की जो स्टेटमेंट है प्लस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन द फॉर्म जीएसटीआर 9C साथ में अटैच करनी होती है, ठीक है। अच्छा मैं बार बार एक लाइन बोल रहा हूँ कि इसके अंदर हमने 9 पढ़ा, 9A पढ़ा, 9C पढ़ा, तो बच्चा कहता है जीएसटीआर 9B कहाँ गया। तो 9B मैंने अभी अभी आपको बताया कि वो एनुअल स्टेटमेंट है टैक्स कलेक्टर यानी कि ईसीओस को भरनी होती है, बट उसका जिक्र यहाँ नहीं है, उसका जिक्र सेक्शन 52 में है, ठीक है ना। तो लेकिन आप फॉर्म नंबर जब याद करते हो तो आप बेशक साथ साथ लर्न कर सकते हो, बट जब आप बनाओगे ना तो उसको लिख लेना कि 9B, जीएसटीआर 9B एनुअल स्टेटमेंट भरनी तो है ईसीओस को, दोज हु आर लाइबल टू कलेक्ट टैक्स, लेकिन वो लाइबल हैं टू फर्निश दिस एनुअल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 52 नॉट अंडर 44, ये ध्यान रखना है, ठीक है सर। अब एक ना नोटिफिकेशन आया था 47/2019, उसमें इन्होंने क्या किया कि ये जो एनुअल रिटर्न है ना ये इन्होंने ना कुछ लोगों के लिए एग्जम्प्ट कर दी, और भी, और वो कौन से लोग थे, उन्होंने कहा कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19, और अब तो मैं आपको बताऊं कि 15 अक्टूबर 2020 को ना इन्होंने इसको 1920 भी लिख दिया, इसका मतलब 17-18, 18-19, 19-20,
इन तीनों ईयर्स के अंदर आपको एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि मोटा मोटी तौर पे हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये लॉ ही बन जाए कि एनुअल रिटर्न सिर्फ उन्हीं को भरनी है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होगा। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है फिलहाल के लिए 17-18 वाली। लेकिन अब इन्होंने एक सर्कुलर भी निकाला है और उसमें क्या लिखा कि हम आपको छोड़ तो रहे हैं लेकिन हम इसको डीम करेंगे कि आपने एनुअल रिटर्न भर दी है। मतलब ये कि इसके बाद हम आपको अलाउ नहीं करेंगे एनुअल रिटर्न भरने के लिए। ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने साफ कह दिया, ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको नॉट टू फाइल एनुअल रिटर्न अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक नहीं है तो। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ये ऑप्शन ऑप्ट कर ली और आपने रिटर्न नहीं भरी तो ये डीम कर लिया जाएगा कि आपने भर दिया है, मतलब अब आपको दोबारा हम भरने नहीं देंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है सर, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि रिटर्न ना भरें तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिलेटेड रिटर्न, अगेन सेम थिंग, 100 रुपीज पर डे आपके ऊपर लगेगी फीस, लेट फीस, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी सीजीएसटी का, एंड 0.25% ऑफ टर्नओवर एसजीएसटी। तो ये मैक्सिमम लिमिट है, अदरवाइज 100 रुपए पर डे सीजीएसटी एंड 100 रुपए पर डे एसजीएसटी। याद रखना इसके अंदर वेवर नहीं है, एनुअल रिटर्न में कोई वेवर नहीं है, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है सर। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 46 पे। मैं अभी रिवाइज कराऊंगा आपको 5 मिनट में ना, चलो मैं करा ही देता हूं, पहले फटाफट से मेरे साथ साथ बोलना है आपने। एनुअल रिटर्न 9 में जाएगी, कॉम्पोजिशन सप्लायर 9A में भरेगा, और जो लोग 9 में भरेंगे, जीएसटीआर 9 भरेंगे, उनको 31 दिसंबर ऑफ दी सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर जो भी होगा उसके 31 दिसंबर तक भरनी है। और फिर इसमें हमने ये भी पढ़ा कि अगर आपके अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट, यानी कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट्स अलोंग विद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जीएसटीआर 9C में अलोंग विद जीएसटीआर 9 फाइल करना होगा। ठीक है, हालांकि फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 आपको ये ऑप्शन दे दी गई है कि अगर आप चाहें तो आप एनुअल रिटर्न ना फाइल करें अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक नहीं है तो। क्लियर है? ठीक है। और जीएसटीआर 9 भी कौन भरता है? ईसीओस, जो एनुअल स्टेटमेंट फाइल करेंगे, जिनको टीसीएस कलेक्ट करना होता है अंडर सेक्शन 52 में। ठीक है सर, ओके। अब आ जाते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फाइलिंग। देखो, हमेशा याद रखना कि अगर आपने बिलेटेड फाइल करी है तो आपको लगेगी लेट फीस, और अगर आपने फाइल ही नहीं करी तो क्या होगा, तो ध्यान रखना आपको 46 के अंदर GSTR 3A में आपको नोटिस आएगा और नोटिस के विद इन 15 दिन आपको ये फाइल करनी होगी। ठीक है जी। और इसके अलावा आप पर पेनल्टी लग सकती है सेक्शन 125 के अंदर, 25,000 CGST एंड 25,000 SGST। ठीक है जी। तो एनुअल रिटर्न ना फाइल करने में क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, लेट फाइल करने पे क्या कॉन्सिक्वेंस है, तो ये दोनों बातें अलग अलग है, ध्यान रखना है इसका। ठीक है, ठीक है सर। अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर, दैट इज सेक्शन 45, फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न ये कब पढ़नी होती है, सपोज करो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन में चला गया है, ठीक है ना, और कैंसिलेशन की वजह कुछ भी हो सकता है कि आपने खुद कैंसिल कराया, ऐसा भी हो सकता है कि पीओ ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा हो। तो लॉ कहता है कि इन एनी केस आपको एक फाइनल रिटर्न भरनी पड़ेगी, और वो रिटर्न आपको भरनी पड़ती है विद इन 3 मंथ्स। अब वो 3 मंथ्स कहां से काउंट होंगे, ध्यान रखना, जिस दिन कैंसिलेशन होगा या जिस दिन ये ऑर्डर पास होगा, विच एवर इज लेटर। अगर कैंसिलेशन पहले हुई है और ऑर्डर बाद में पास हुआ है तो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर पहले पास हुआ था, कैंसिलेशन इफेक्टिव बाद में हुई थी, तो बाद विच एवर इज लेटर के विद इन 3 मंथ आपको ये फाइनल रिटर्न भरनी होगी, और इन द फॉर्म GSTR 10 में। क्या क्लियर हो गया जी? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और इसकी लेट फी कितनी है, 100 रुपए पर डे, अपर लिमिट 5,000 CGST एंड 5,000 SGST। ठीक है जी, लो जी, ये चैप्टर हमारा हो गया फिनिश। मैं एक बारी आपके साथ 2 मिनट लगाऊंगा, फटाफट से चेक करेंगे क्या हमने ये जो चैप्टर पढ़ा हमें समझ आया या नहीं आया। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो GSTR 1 तो बहुत अच्छे से समझ आ गया, आउटवर्ड स्टेटमेंट है ये मेरी। ठीक है सर।
और जब हम कोई भी आउटवर्ड स्टेटमेंट भरते हैं तो उसके अंदर हम इनवॉइस डिटेल, रिवाइज्ड इनवॉइस डिटेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सब डालते हैं। और कुछ लोगों को यहाँ पर छोड़ दिया गया है फॉर फाइलिंग ऑफ GSTR 1, ठीक है जी। और वो लोग कौन कौन से थे, एक ISD, एक NRTP, कम ऑन, सेक्शन 10, 51, 52, इन लोगों को साफ बोला गया कि GSTR 1 भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। GSTR 1 को भरने की जो ड्यू डेट है वो कुछ लोगों के लिए मंथली थी, कुछ लोगों के लिए क्वार्टरली थी। जिनके लिए मंथली थी वो अब 11 हो गई है, जिनके लिए क्वार्टरली थी उनके लिए लास्ट डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग दी क्वार्टर है। ठीक है जी। नोटिफिकेशन नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा और उसमें रेलेवेंस बढ़ जाएगी। ठीक है सर। इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर आप GSTR 1 नहीं फाइल करते, यानी कि एक तो होता है ना फाइल करना और एक होता है बिलेटेड फाइल करना। अगर आप बिलेटेड करोगे तो लेट फी लगेगी 10 रुपये, 25 रुपये, ठीक है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5,000। और अगर आप नहीं फाइल करोगे तो उस केस में ध्यान रखना बड़े सारे पंगे होंगे। पहला, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है 25,000। 125 सेक्शन के अंदर 138E के अंदर आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करने दिया जाएगा और आपके रिसिपिएंट का क्रेडिट भी क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमने बोला कि 38 सेक्शन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। 39 के अंदर हमें भरनी होती है फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न के अंदर सिर्फ एक कॉम्पोजिशन सप्लायर का ध्यान रखना, रिटर्न उनको एनुअल भरनी होती है बट टैक्स उनको क्वार्टरली पे करना होता है। 18 तारीख सक्सीडिंग द मंथ ऑफ, सक्सीडिंग दी क्वार्टर, 18 तारीख ऑफ द मंथ सक्सीडिंग दी एंड ऑफ द क्वार्टर, जो भी क्वार्टर था उसके अगले महीने की 18 तारीख GST CMP 08 में आपको पे करना है टैक्स। और रिटर्न आपको एनुअली भरनी है GSTR 4 के अंदर 30th अप्रैल ऑफ दी सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है सर। इसके बाद हम लोगों ने इनके लिए भी पढ़ा कि अगर ये लोग ना पे करें, सॉरी रिटर्न डिले कर दे तो क्या होगा। तो इसका मैंने आपको बता दिया कि लेट फी इन पे भी सेम है बेटा, 100 रुपये पर डे नील होगा। और इसमें भी फिर से पार्शियल वेवर आया, 10 रुपये नील रिटर्न, एंड कम ऑन 25 रुपीज इन एनी अदर केस, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5,000 CGST, 5,000 SGST। क्लियर है। फिर हमने अभी अभी एनुअल रिटर्न पढ़ा और एक फाइनल रिटर्न पढ़ा, खत्म। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ चैप्टर पूरा समझ आ गया है। और अब और कौन सा चैप्टर आप चाहते हो मुझसे टू रिवाइज, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट नेक्स्ट क्लास फिर हम उसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। राइट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।